हेलो फ्रेंड्स। क्लिनिक पे कुछ पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि गले में खराश हो रही है, गले में इरिटेशन हो रहा है, गले में खिचखिच हो रही है। तो उस समय हमें ये देखना होता है कि ये खिचखिच क्यों हो रही है, ये खराश क्यों आ रही है। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हमारी आवाज़ बदल गई है, कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हमें इरिटेशन हो रहा है। तो इन सब सिम्टम्स को हम लोग सोर थ्रोट कहते हैं। और मैं डॉक्टर N.K. नरूला, ENT सर्जन फ्रॉम कानपुर। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सोर थ्रोट जो होता है उसके कई कारण होते हैं, उसमें से कैसे एक कारण एसिड रिफ्लक्स भी होता है। वैसे तो फेरिंग्स में नोज़ और साइनस भी खुलते हैं, वैसे फेरिंग्स में टॉन्सिल भी खुलता है, और वैसे फेरिंग्स में नीचे की तरफ दो नलियां खुलती हैं, एक खाने की नली और एक सांस लेने की नली। जो बोलने का यंत्र होता है सांस नली के ऊपर लगा होता है। खाने की नली से एसिड जब उल्टा चलता है, खाने की नली से जब एसिड उल्टा चलता है स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से, कैसे चलता है? स्टमक में एसिड बनता है भोजन पचाने के लिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल बनता है भोजन पचाने के लिए। तो आसोफेगस जो खाने की नली को है वो भोजन को स्टमक में आके स्टोर कर देती है, जो 4 से 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो यहाँ भोजन का पचना जो होता है एसिड से होता है। तो एक बार जब आसोफेगस से स्टमक में भोजन चला जाता है तो यहाँ एक इंस्फिक्टर होता है। वो इंस्फिक्टर जो होता है यहाँ के जूस को वापस आसोफेगस में नहीं जाने देता। ऐसे ही स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक वाल्व होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पचता है बाइल, उसको स्टमक से नहीं जाने देता। लेकिन अगर ये दोनों इंस्फिक्टर ढीले हो गए किसी वजह से, तो बाइल और एसिड आसोफेगस से फेरिंग्स तक पहुंच जाता है और फेरिंग्स की इनर लाइनिंग को, म्यूकस मेम्ब्रेन को जला देता है या इरिटेट करता है। इससे गले में खराश होती है। जब हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं तो जब गले में खराश आती है तो बेसिकली ENT सर्जन के पास जाते हैं। ENT सर्जन उनकी राइनोस्कोपी करके नोज़ और साइनस को एग्जामिन करता है, फिर एंडोस्कोपी करके देखता है, थ्रोट को जांचता है, और उसके बाद लैरिंगोस्कोपी करता है। देखता है कि इन सब में कोई कारण नहीं मिल रहा, तब वो पेशेंट से हिस्ट्री लेता है। क्या लेता है कि आपके हार्ट बर्न तो नहीं हो रही है, यानी सीने में जलन तो नहीं हो रही है, आपका पेट तो नहीं फूल रहा है, आपके खाना जो है ऊपर की तरफ तो नहीं आता है, आपके गले में कड़वा टेस्ट तो नहीं आता है, आवाज तो नहीं बदली है, ये खांसी कब से है, ड्राई कफ कब से है, सूखी खांसी, गले में कुछ अटका सा तो नहीं लगता है जिसको ग्लोबस कहते हैं, या नींद डिस्टर्ब तो नहीं हो जाती है जलन के मारे। ये सब सिम्टम एसिड रिफ्लक्स के होते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि एसिड स्टमक से फेरिंग्स की तरफ उल्टा बढ़ रहा है। ऐसे तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये वाल्व के वीक होने से उल्टा चलता है। तो ये सब सिम्टम जब एसिड रिफ्लक्स के होते हैं, अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं तब हम इनको GERD कहते हैं। इसमें आसोफेगस से फेरिंग्स में इंस्फेक्टर वीक होने से HCl या एसिड चला जाता है और गले में दिक्कत करता है। अब यही एसिड अगर गले में जाने की बदली अपने आगे लैरिंग्स में चला जाता है तो लैरिंग्स को इरिटेट करने लगता है, तो लैरिंजाइटिस हो जाती है और आदमी की आवाज बदल जाती है। तो इस तरह एसिड रिफ्लक्स में जब सोर थ्रोट होता है तो उसके साथ कुछ लोगों की आवाज भी बदल जाती है, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। इस तरह एसिड रिफ्लक्स जो है हमारे गले को भी अफेक्ट करता है और हमारे लैरिंग्स को भी अफेक्ट करता है, और मरीज सोचता है तकलीफ हमारी गले में है। वास्तव में गले में तकलीफ ना होके ये स्टमक में होती है, लेकिन अफेक्टेड आर्गन जो होता है वो फेरिंग्स होता है।
जिसकी वजह से सोर थ्रोट होता है। अब सोर थ्रोट जब भी हो तो एसिड रिफ्लक्स से अगर डायग्नोज होता है या मरीज को ये सिम्टम होते हैं हार्ट बर्न के या पेट फूलने के या गले में जलन के या बिटर टेस्ट के, तो सबसे पहले मरीज को रात के समय कॉफ़ी, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट अवॉइड करनी चाहिए, टोमेटो और ओनियन, टमाटर और ओनियन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंस्फेक्टर को ढीली कर देती हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स के चांस बढ़ जाते हैं। खाने में रात के समय हमें फैटी यानी खूब तला भुना और स्पाइसी डाइट को अवॉइड करना चाहिए और खाने के 2 से 3 घंटे बाद सोना चाहिए। क्यों? ये सब चीज़ें जो हैं इंस्फेक्टर पे प्रेशर डाल के उसको खोल देती हैं, जिससे एसिड उल्टा चलने लगता है और एसिड रिफ्लक्स होता है। दूसरा, अगर पेशेंट ओबीज है तो उसका जो एब्डोमेन है वो स्टमक पे प्रेशर डालता है, उस प्रेशर से भी ये इंस्फेक्टर खुल जाता है और एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। इसीलिए रात में हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें लार्ज और हैवी मील अवॉइड करने चाहिए। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो रात में ली जाती हैं, उससे एसिड ज़्यादा बनता है, वो जैसे कि दर्द निवारक दवाएं जैसे एस्पिरिन या ब्लड प्रेशर की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और देखिए, अगर मरीज ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो उसमें भी एसिड ज़्यादा बनता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से, उसमें भी फिर एसिड ज़्यादा बनने से रिवर्स जाता है और एसिड रिफ्लेक्स करता है। तो इसलिए मरीज से ये कहते हैं कि कोशिश करो अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने की। इसके अलग मेथड्स हैं जिसको हम अलग दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब इसके लिए फोकस क्या करना है, हमें इसके लिए मरीज को कहना है कि तुम कोशिश करो कि हाई फाइबर डाइट लें। अब एसिड को एल्कली न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए उसको एल्कलाइन फूड की सलाह देते हैं। उसमें क्या क्या होता है? ठंडा दूध होता है, हर्बल टी जो कैमोमाइल से होती है वो भी अल्कलाइन होती है, एलोवेरा का जूस भी अल्कलाइन होता है। ये सब चीजें एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और बेसिक होम रेमेडीज क्या है? होम रेमेडीज में अगर बेसिल लीव यानी तुलसी की पत्ती, अगर फेनस सीड यानी कि सौंफ, अगर अदरक, अगर क्लोज, ये सब चीजें अगर गर्म पानी के साथ इन्फ्यूज करके लेते हैं तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बन जाता है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है और एसिड रिफ्लक्स अवॉइड हो जाता है, जिससे कि हार्ट बर्न, पेट फूलना या गले में खराश या मुंह में खट्टी डकारें ये नहीं आती हैं। और देखिए, अगर हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क यानी कि जैसे आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, ये सब भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इमीडिएट मरीज को तकलीफ हो गई तो क्या करना चाहिए? अगर मरीज को इमीडिएट तकलीफ हो गई तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के हमें पी लेना चाहिए, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। बार बार नहीं पीना है, क्योंकि इससे सोडियम ज़्यादा बनता है, सोडियम ज़्यादा बनने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इसको बार बार नहीं पीना है। इसको 1 आध बार पीने से इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। ये एक टेम्परेरी रेमेडी है, ये परमानेंट कारण नहीं है। परमानेंट के लिए क्या कारण है? जो कारण मरीज में ये दिक्कत कर रहा है उसको अवॉइड करना है। अगर मरीज ज़्यादा अल्कोहल लेता है, टोबैको लेता है, तो उसको कहना भैया ये ज़्यादा ना लो, क्योंकि ये एसिड का प्रोडक्शन भी करते हैं और वाल्व को खोल भी देते हैं। अगर मरीज रात में हैवी मील लेता है या खा के इमीडिएट सो जाता है तो तब भी उसको कहना पड़ता है भैया 2-3 घंटे बाद सोना, इमीडिएट नहीं सोना, रात को हल्का खाना और खाने के 2-3 घंटे बाद सोना। इन सब के अलावा क्या कहना, अगर मरीज को एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए जो मेथड होते हैं कि टहलो, चिंता नहीं करो, और भी मेथड है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उन सबसे उसको स्ट्रेस अवॉइड करने की करेंगे कोशिश।
दर्द निवारक दवाओं को खाली पेट नहीं देते हैं, जब भी देते हैं तो कोशिश करते हैं एंटासिड्स के साथ दें, जिससे कि एसिडिटी ना हो। और क्या करना है, और मरीज को अगर तब भी एसिड ज़्यादा बन रहा है तो एक ट्रायंगुलर चीज़ें आती हैं जो मरीज के कमर से लेकर सिर तक 10 से 20 डिग्री उठा देते हैं। इससे क्या होता है, एसिड उल्टा नहीं जा पाता क्योंकि एंटी ग्रेविटी हो जाता है। खाली सिर के नीचे तकिया लगाने से, ऊंचा करने से एसिड नहीं रुकता, क्योंकि एसिड तो स्टमक में बन रहा है। तो हमें स्टमक को इस तरह से करना है कि उसका एसिड जो है वो ग्रेविटी की वजह से इंटेस्टाइन की तरफ जाए, ना कि आसोफेगस की जाए। इस तरह ये सब चीज़ें करके हम मरीज की मदद कर सकते हैं। अब मरीज तब भी नहीं ठीक हो रहा तो क्या करे, तब वो डॉक्टर के पास एज सुन एज पॉसिबल जाए। तब डॉक्टर उसको कारण देखता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से है, ये एलर्जी की वजह से है, या इसके कोई और कारण है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर मैनेज करता है। कई बार पेट के अंदर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन से भी होता है, तब डॉक्टर पेट के इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक्स देता है। इसके लिए हमें साथ में एंटासिड देता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाई दी जाती हैं, और H2 ब्लॉकर दवाइयाँ दी जाती हैं। ये लॉन्ग टर्म चलती हैं क्योंकि GERD एक क्रॉनिक डिसीज़ है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा होती है, और इनकी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म चलती हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जितने दिन दी जाती है मरीज को उतने दिन ठीक रहता है। अगर मरीज जो है अपनी केयर नहीं करता है, अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट नहीं करता है, अपनी ओबेसिटी पे कंट्रोल नहीं करता है, अपने फूड पे कंट्रोल नहीं करता है, तो ये बार बार होती हैं। तो उसको बचाना है तो अपनी लाइफ में सेल्फ केयर करनी है और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना है, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स और GERD को कंट्रोल कर सकें। और गले में जो सोर थ्रोट हो जाता है बार बार, जिसके लिए हम लोग नोज साइनसेस देखते हैं वो भी नॉर्मल आया, गले में टॉन्सिल देखे वो भी ठीक है, आवाज़ बदली हुई है, आवाज़ में लैरिंक्स में कोई बीमारी नहीं मिली, ना ट्यूमर मिला, ना गांठ मिली, ना पॉलिप मिला, देखा कि खाली मोटी हो गई है वोकल कॉर्ड जिससे आवाज़ बदली है, जो कि बर्न से होती है एसिड के। तो इस तरह हम लोग सोर थ्रोट को कंट्रोल कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और इसका कारण जो एसिड रिफ्लक्स और GERD है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।